बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अच्छा बेटा, मेरी बात सुने। इससे पहले कि मैं स्टेलर रेडियस के बारे में बात करूं, वीन्स डिस्प्लेसमेंट लॉ के बारे में बात करूं, मैं एक छोटी सी बात आपसे जर्नल बेल शेप्ड कर्व के हवाले से करना चाहता हूं, डिस्ट्रीब्यूशंस के हवाले से करना चाहता हूं। आपने ओ लेवल में हिस्टोग्राम बनाए होंगे ज्यादातर। आपको याद है, आप हिस्टोग्राम जब बनाया करते थे तो इस तरह का हिस्टोग्राम होता था। इधर आप वो वैल्यूज ऑफ एक्स ले लेते थे, इस तरफ आपको वाई एक्सिस पर आपको याद, आप फ्रीक्वेंसी डेंसिटी लेते थे, और आपके जनरली जो हिस्टोग्राम्स बनते थे वो इस तरह के बनते। इस तरह के हिस्टोग्राम होते थे जो सेंटर में अमूमन जो है ना पीक होती थी उनकी। ये हिस्टोग्राम बताते थे कि जो एवरेज वैल्यूज हैं वो तादाद में ज्यादा हैं, और बहुत कम वैल्यूज ऑफ एक्स जो हैं वो कम, उनको कम अज्यूम किया जाता है, वो कम ली जाती हैं, और जो हायर वैल्यूज ऑफ एक्स हैं उन पे भी फ्रीक्वेंसी कम होती है। और आप इस तरह के ग्राफ को, अगर इसको फर्ज करें, इनके मिड पॉइंट्स ऑफ रेक्टेंगल्स को जोड़ें तो ये इस तरह की कोई चीज बनती है बेटा। इस तरह का आप डिस्ट्रीब्यूशन ज्यादातर आपको मिलती थी। मिसाल के तौर पर मैं एक मिसाल और देता हूँ। फर्ज करें कि हम कहते हैं जी कि 100 IQ के लोग जो है ना वो सबसे ज्यादा है। 100 IQ के लोग सबसे ज्यादा हैं। उसके बाद 110 के लोग कम है IQ वाले, 120 के लोग और कम हैं, 130 IQ के लोग और कम हैं, 140 IQ के लोग और कम हैं, 150 IQ के लोग और कम हैं। इसी तरह से 90 की IQ रखने वाले लोग कम हैं, 80 की IQ रखने वाले लोग कम हैं, 70 के IQ रखने वाले लोग कम हैं, उनसे ज्यादा बेवकूफ लोग और कम हैं, उनसे भी ज्यादा बेवकूफ लोग और कम है। और ये ग्राफ इस तरह आता है, और इसको अगर आप प्लॉट करें तो ये इस तरह का ग्राफ। ये ग्राफ बताता है कि एवरेज लोगों की तादाद ज्यादा होती है, और एवरेज से जो अवे बिहेवियर है ना वो कम होता है। ठीक है कि नहीं? एवरेज से अवे बिहेवियर, उसकी प्रोबेबिलिटी कम है, उसकी फ्रीक्वेंसी कम। वाई एक्सिस पर फ्रीक्वेंसी ले सकते हैं, रिलेटिव फ्रीक्वेंसी ले सकते हैं, फ्रीक्वेंसी डेंसिटी ले सकते हैं। ये सब चीजें नंबर को रिप्रेजेंट करती हैं, या रिलेटिव फ्रीक्वेंसी डेंसिटी ले सकते हैं। ये सब चीजें फ्रीक्वेंसी से रिलेटेड है। अच्छा, आप इस तरह से ये चीज देखें कि ये एक जनरल डिस्ट्रीब्यूशन। अब फर्ज करें कि आपने इलेक्ट्रोमैग्नेटिक स्पेक्ट्रम तो आपने पढ़ा हुआ है, आप काफी दफा पढ़ चुके हैं उसको, इलेक्ट्रोमैग्नेटिक स्पेक्ट्रम को। और दोबारा आपके सामने बना देता हूं। अब के बार हम उसको शुरू करेंगे। यहां पर फर्ज करें माइक्रोवेव्स है, यहाँ माइक्रोवेव्स है, ये इंफ्रारेड रीजन है, और ये बेटा विजिबल लाइट का रीजन है। और उसके बाद ये अल्ट्रा वायलेट, और फिर इस तरफ को आप एक्स रेज और गैमा रेज। और हमने पढ़ा था कि इस तरफ को फ्रीक्वेंसी इंक्रीज कर, और इस तरफ को आपको पता है कि वेवलेंथ इंक्रीज करती। आप जानते हैं कि जो रेड लाइट है वो विजिबल लाइट के इस एंड पे आती है, और जो वॉयलेट या ब्लूइश है बहुत ज्यादा, वो इस तरफ को आती है। इसका मतलब है ब्लू लाइट की फ्रीक्वेंसी ज्यादा है और रेड लाइट की फ्रीक्वेंसी कम है। अब रेड लाइट की जो वेवलेंथ है वो है 700 नैनोमीटर, और उस तरफ को 400 नैनोमीटर। और आप देखें कि जो 1000 नैनोमीटर है वो इंफ्रारेड रीजन में आएगी, 5000 नैनोमीटर भी इंफ्रारेड रीजन में आएगी, 10,000 नैनोमीटर भी इंफ्रारेड रीजन में आएगी, और इवन 100,000 नैनोमीटर भी जो है वो इंफ्रारेड रीजन में आएंगे। अच्छा, हमने ये बात पढ़ी थी कि इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स जो हैं वो इन द फॉर्म ऑफ फोटॉन्स इमिट होती, EM वेव्स
are emitted in the form of photons. इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स जो हैं वो क्या होती हैं? दे आर emitted in the form of photons. ठीक है कि नहीं? And we know that energy of the photon is directly proportional to its frequency. फोटोन क्या है? एक पैकेट ऑफ एनर्जी है। फर्ज करें कि ये कोई सोर्स है जिससे एक फोटोन एमिट हुआ, तो फोटोन एक एरो ऑफ लाइट है, एक डिस्क्रीट एरो ऑफ लाइट है, और उसकी रफली लेंथ जो है वो आप कह सकते हैं 30 सेंटीमीटर के करीब होती है, और उसकी जो एनर्जी है वो उसके फ्रीक्वेंसी से रिलेटेड है। यानी ये जो नीचे में फोटोन बना रहा हूं इसकी एनर्जी ज्यादा है और ऊपर वाले फोटोन की एनर्जी कम है। तो एनर्जी, और फिर हमने कहा था E इज इक्वल टू AHF, वेयर AH इज प्लैंक्स कांस्टेंट। AH क्या ले लें? प्लैंक्स कांस्टेंट ले लें। और वैल्यू ऑफ AH क्या होगी? वैल्यू ऑफ AH इज इक्वल टू 6.626 into 10⁻³ जूल्स सेकेंड। इसका मतलब है कि सारी इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेडिएशंस जो हैं वो फोटॉन्स की शक्ल में एमिट होती हैं। और आपको पता है कि जी सर अभी तो आपने कितना पढ़ा है? मैं 5-6 मिनट लेट हो गया हूँ। ये पढ़ा है सर इसको आप बस एक छोटा सा रिकैप कर देंगे। मैंने बेटा ये बात बताई है कि आपने ओ लेवल में जो हिस्टोग्राम बनाते थे वो इस तरह की शक्ल के होते थे, सिर्फ इतना हाँ जी। बताया। और बताया है कि एवरेज बिहेवियर ज्यादा होता है, एवरेज से साइड वाइज बिहेवियर जो है वो कम होता है, ये बात बताई। उसके बाद मैंने कहा कि इलेक्ट्रोमैग्नेटिक स्पेक्ट्रम, ये इलेक्ट्रोमैग्नेटिक स्पेक्ट्रम है। अब आपको ये बात पता है कि EM waves are emitted in the form of photons, और energy of photon is directly proportional to frequency है, and energy is equal to HF, where H is Planck's constant. The value of H is 6.626 into 10⁻³ joules second. और फिर आप अपने नॉलेज से, काफी दिनों से आपको पता है, आप फोटोन के बारे में पढ़ रहे हैं, आप ये बात भी जानते हैं कि उसमें फ्रीक्वेंसी की जगह C ओवर लैम्डा रिप्लेस करें तो ये फोटोन की एनर्जी आ जाती है। इस बात से पता चलता है कि एनर्जी ऑफ फोटोन जो है वो उसकी वेवलेंथ के क्या है, इनवर्सली प्रोपोर्शनल। इसका मतलब है लॉन्गर फ्रीक्वेंसी के जो वेवलेंथ है, लॉन्गर फ्रीक्वेंसी के जो फोटॉन्स हैं वो वेवलेंथ के जो फोटोन, लॉन्गर वेवलेंथ के जो फोटॉन्स हैं उनकी एनर्जी कम है, और स्मॉलर वेवलेंथ के फोटॉन्स की एनर्जी ज्यादा है। अब आपको पता है ये फार्मूला आपको एनर्जी देता है जूल्स में। तो ये फार्मूला जब एनर्जी जूल्स में देता है, जूल्स के नंबर जो है वो है 10⁻⁻18, 10⁻⁻, मसलन अगर आप रेड लाइट की एनर्जी कैलकुलेट करें, वो मुझे नंबर से याद नहीं, लेट अस सपोज फॉर अ व्हाइल कि वो आएगी 3 × 10⁻⁻19 जूल्स। तो इस तरह जरा उसकी अंडरस्टैंडिंग में मुश्किल पेश आती है। तो हम एनर्जी ऑफ द फोटॉन को डिवाइड कर लेते हैं 1.6 × 10⁻⁻19 से, आपके पास वो आंसर इलेक्ट्रॉन वोल्ट में आ जाता है। इलेक्ट्रॉन वोल्ट में जरा नंबर थोड़े जरा समझ आने वाले बन जाते हैं। मिसाल के तौर पर आप लोग ये चीज देखो कि जो रेड लाइट का फोटोन होता है उसकी रफली एनर्जी 1.64 इलेक्ट्रॉन वोल्ट है, और वायलेट कलर के फोटोन की एनर्जी 2.94 इलेक्ट्रॉन वोल्ट। ये थोड़ी आगे पीछे गलत हो सकती है, माइनर सा फर्क हो सकता है। मुमकिन है आप कैलकुलेट करें तो आप कहेंगे जी ये 1.64 तो नहीं आ रही, 1.69 आ रही है, माइनर सा डिफरेंस हो सकता है। फिर आपने पढ़ा था कि जनाब एक्सरेज के फोटॉन्स की एनर्जी जो है वो बहुत ज्यादा है। फिर आपने गैमा रेस के फोटॉन्स पढ़े थे जिनकी एनर्जी के आगे 6 जीरोस लग जाते हैं, ठीक है कि नहीं है, इतने ज्यादा 9.5 मेगा इलेक्ट्रॉन वोल्ट। लेकिन आज जो आप फोटॉन्स पढ़ेंगे वो इंफ्रारेड के फोटॉन। अब इंफ्रारेड का कोई फोटॉन होगा जिसकी एनर्जी होगी 1 इलेक्ट्रॉन वोल्ट, किसी की एनर्जी होगी 0.5 इलेक्ट्रॉन वोल्ट, किसी की 0.1 इलेक्ट्रॉन वोल्ट, और इवन 0.0 इलेक्ट्रॉन वोल्ट। तो इसका मतलब है फोटॉन्स के जो इंफ्रारेड के फोटॉन्स हैं इनकी एनर्जियां बड़ी कम होती हैं, ये एनर्जी के बड़े स्मॉल पैकेट्स होते हैं। ये 0.1 इलेक्ट्रॉन वोल्ट, 0.01 इलेक्ट्रॉन वोल्ट। अगर जूल्स में देखें तो इंफ्रारेड के फोटॉन्स की एनर्जियां
10⁻⁻19 joules, 10⁻⁻20 joules, 10⁻⁻21 joules, इसके लेवल की लगभग एनर्जी आती है। जहां तक बात हो गई। अच्छा, एक बात देखिए, आपके कमरे में जो इस वक्त चीजें पड़ी हुई हैं ना, रूम टेम्परेचर पे, जो आपके फर्ज करें आपके टेबल पे सामने एक कप ऑफ टी, एक ऐसी कोई कप पड़ा हुआ है, साथ यहाँ पर कोई पेन पड़ा हुआ है, तो इनसे एक ही एक्सचेंज हीट रेट अभी भी हो रहा है। मुमकिन आपके कान का कप से इंफ्रारेड के फोटॉन्स निकल रहे हैं और उससे उसकी एनर्जी लूज हो रही है। अच्छा, और इवन जो पेन एक फर्ज पड़ा है उसमें से भी इंफ्रारेड के फोटॉन्स निकल रहे होंगे, इस वक्त भी निकल रहे होंगे। अच्छा, लेकिन जितने फोटॉन्स उनसे निकल रहे हैं ना, उतने ही फोटॉन्स उन पे गिर रहे हैं। जितने फोटॉन्स उनसे निकल रहे हैं, रफली उतने ही फोटॉन्स उन पर गिर रहे हैं। यानी इसका मतलब है कि उनकी एनर्जी इन द फॉर्म ऑफ फोटॉन्स जो जाया हो रही है, उतनी ही एनर्जी उनको सराउंडिंग से इन द फॉर्म ऑफ फोटॉन्स मिल रहती है। इस वक्त आपके कमरे में जितनी चीजें पड़ी हुई हैं, वो इस वक्त भी हीट एक्सचेंज कर रही हैं। इस वक्त भी क्या कर रही हैं? हीट एक्सचेंज कर रही हैं। अब जाहिर अगर हीट एक्सचेंज कर रही हैं तो वो एनर्जी के एक पैकेट्स की शक्ल में कर रही हैं। अब अगली बात सुने। फर्ज करें कि एक गरीब आदमी, एक क्या है? गरीब आदमी। फर्ज करें यहां लिखते हैं गरीब आदमी, पुअर मैन। यहां पर हम लिखते हैं जी पुअर मैन। अच्छा, वो किसी को बाजार से कुछ खरीदने जाता है। फर्ज करें वो बाजार गया और उसने 20 रुपए की कोई सब्जी खरीद के ले आया एक दिन। फिर शाम को निकला तो 10 रुपए की सब्जी खरीद के ले, 10 रुपए की कोई और चीज लेकर आ गया। फिर उसने कोई फर्ज करें 30 रुपए की कोई ट्रांजैक्शन की, फिर उसने 40 रुपए की भी कोई ट्रांजैक्शन की, कुछ 50 रुपए की भी की, और फिर उसने किसी को 60 रुपए भी दिए, किसी को 5 रुपए भी दिए या लिए, और फिर उसने ना अगले दिन फिर 30 रुपए की सब्जी ली। इस तरह करके ना, ये मैं जो बॉक्सेस बना रहा हूँ ना, ये आप समझे उसकी ट्रांजैक्शन है। तो आप देखेंगे कि एक गरीब आदमी की जो ट्रांजैक्शंस हैं, वो छोटे पैसों की ट्रांजैक्शन है। कभी कभार वो 100 रुपया भी खर्च कर लेता है, 70-80। उसकी जो ट्रांजैक्शंस की डिस्ट्रीब्यूशन बन रही है, वो छोटी अमाउंट्स की है। वो 20-20 रुपए, 30-30 रुपए, 100-100 रुपए, या इधर तक की वो उसकी अमाउंट, इस तरह से उसकी वो ट्रांजैक्शंस वो करता है, दिन में चीजें खरीदता है। और उसका जो कर्व बनता है उसकी ट्रांजैक्शंस का, वो एक बेल शेप्ड कर्व है, जिसकी पीक जो है वो फर्ज करें लेट अस सपोज के 35 रुपीज पर बन रही है। अच्छा, उससे जरा एक माली तौर पर खुशहाल बंदा है, ज्यादा अमीर है, उससे काफी ज्यादा अमीर है। वो गया जनाब बाजार से 300 रुपए की कोई चीज ले आया। फिर शाम को उसने 400 रुपए की कोई चीज खरीदी। तो इसको इस तरह से जाहिर करते हैं कि 300 रुपए की एक चीज खरीदी तो हमने यूं बॉक्स बना दी, 400 रुपए की खरीदी तो यूं एक चीज बना दी, डब्बा। फिर दोबारा उसने 300 रुपए की कोई चीज खरीदी तो हमने उसके ऊपर एक और बॉक्स बना दी। फिर दोबारा उसने कोई 300 रुपए की चीज खरीदी तो हमने यूं। अब उसकी पूरे हफ्ते की सारी ट्रांजैक्शंस को जब हम जमा करेंगे तो वो कुछ इस तरह की बनेगी। 400 पे भी आएंगे, ऐसे कर लें। वो 500 का भी फ्रीक्वेंट यूज करता है, 500 रुपए भी खर्च करता है। 500-600 का पेट्रोल डलवा लिया 3 दफा, और 700 की भी कोई चीज ले ली, 800 की भी ले ली, 1000 रुपए की भी चीज ले ली, इधर 200 की भी कोई चीज ले ली, और यूं उसकी 200 की भी काफी ट्रांजैक्शंस होंगी, और इसी तरीके से 100 रुपए की भी और 50 रुपए की भी। मगर उसका सारा कर्व इस तरह का आगे की तरफ शिफ्टेड है। इसका मतलब है कि एक रिच मैन जो है, उसकी जो जितनी भी ट्रांजैक्शंस हैं या उसकी जितनी भी स्पेंडिंग्स हैं, वो पैसों के बड़े पैकेट्स की शक्ल में है। यानी वो ज्यादा बड़े बड़े पैकेट्स के बड़े बड़े नोट खर्च करता है, इन पैसे को बड़े पैकेट्स में स्पेंड करता है। पैकेट्स को क्या करता है? वो बड़े बड़े पैकेट्स में स्पेंड करता है। ठीक है कि नहीं? गरीब आदमी पैसे के छोटे छोटे पैकेट स्पेंड करता है। ये बात जहन में रख लिया आपने। आगे चलें, इसी चीज को लेकर हम आगे चलते हैं। और अगली बात क्या है वो देख लेते हैं। वो ये है कि ये फर्ज करें
कि ये ना आपके पास टेबल पे एक गिलास पड़ा हुआ, पानी का गिलास, और इसका टेम्परेचर, अच्छा देखें इसमें जो ये ग्लास है पानी का, इट्स अ ग्लास ऑफ वाटर। ये क्या है? ग्लास ऑफ वाटर। और ये फर्ज करें कि जी कप ऑफ कॉफी, इसमें आपने गरम गरम कॉफी डाली और राइट नो वो 90 डिग्री सेंटीग्रेड पर है। अच्छा, अब हो क्या रहा है? हो ये रहा है कि इस गिलास से भी इंफ्रारेड की रेडिएशन एमिट हो रही हैं। इस गिलास से भी क्या एमिट हो रही हैं? इंफ्रारेड रेडिएशंस। और इस क्या कहते हैं, हॉट कप ऑफ कॉफी से भी इंफ्रारेड रेडिएशंस एमिट हो रही हैं, चारों तरफ एमिट हो रही हैं। आए जरा इस तरह नीचे करके ना, यहाँ पर एक हम बनाते हैं स्केल, और यहाँ ये जनाब हमने बना दिया इलेक्ट्रोमैग्नेटिक स्पेक्ट्रम को हमने बनाने की कोशिश की है, और फैलाकर हम दिखा रहे हैं इंफ्रारेड का रीजन। सिर्फ किसका रीजन? इंफ्रारेड का रीजन दिखा, वो इंफ्रारेड जिसके इस साइड पे माइक्रोवेव्स हैं और इस साइड पर विजिबल लाइट। और विजिबल लाइट आपको पता है 700 नैनोमीटर से शुरू होती है, और माइक्रोवेव्स थाउजेंड नैनोमीटर से चलते हैं। थाउजेंड नैनोमीटर या 1 मिलीमीटर उसकी वो है बाउंड्री। बीच में ये सारा इंफ्रारेड रीजन है। अब ग्लास जो कि ठंडा है, 20 डिग्री सेंटीग्रेड पर है, तो गोया 293 केल्विन पर है। और हॉट कप ऑफ कॉफी है वो 90 डिग्री सेंटीग्रेड पर है, उसमें आप 273 केल्विन ऐड करें तो ये 363 केल्विन पर आ गया। अब देखें कि एनर्जी के हवाले से, हीट के हवाले से, जो कप ऑफ कॉफी है, कप ऑफ कॉफी ज्यादा अमीर है। कप ऑफ कॉफी क्या है? ज्यादा अमीर है, और ग्लास क्या है? गरीब है। अब क्या होगा कि जो एनर्जी की स्पेंडिंग है वो कैसी होगी, वो देखें वो कैसी होगी। इसमें से फर्ज करें ये कोई खास वेवलेंथ है, लेट्स से कि इसकी एनर्जी है 0.001 इलेक्ट्रॉन वोल्ट, और ये कोई फोटोन है जिसकी एनर्जी जरा ज्यादा है 0.0015 इलेक्ट्रॉन वोल्ट। इस फोटोन की एनर्जी उससे ज्यादा है, इससे जो डॉट्स आगे लाइनें लगा रहा हूँ इधर कम कम। इस ग्लास से मुमकिन है सबसे ज्यादा जो फोटोन निकल रहा हो वो 0.001 इलेक्ट्रॉन वोल्ट का हो, और बाकी जो फोटॉन्स हैं वो जरा, जो उससे ज्यादा एनर्जी वाले फोटोन है वो जरा तादाद में कम, उससे ज्यादा कम, इससे ज्यादा कम। और इस जो ये 0.001 इलेक्ट्रॉन वोल्ट वाला फोटोन है, इससे कम एनर्जी वाले फोटोन भी वो एमिट करता है, और वो इस तरह एमिट करता है। और जनरली जो उनकी डिस्ट्रीब्यूशन है वो इस तरह से एक कर्व शेप बनाती है, और इसमें एक पर्टिकुलर वेवलेंथ वो जरा ज्यादा एमिट कर रहा है जिसकी एनर्जी 0.001 इलेक्ट्रॉन वोल्ट। अब इधर हॉट कप ऑफ कॉफी पर आ जाएं। हॉट कप ऑफ कॉफी में फर्ज करें कि यहाँ पर एक फोटोन है जिसकी एनर्जी है 0.01 इलेक्ट्रॉन वोल्ट। तो ये 0.0 इलेक्ट्रॉन वोल्ट वन वाला फोटोन ज्यादा एमिट कर रहा है, उससे ज्यादा एनर्जी वाले फोटोन भी एमिट कर रहा है लेकिन उनकी तादाद कम है, और उससे 0.01 इलेक्ट्रॉन वोल्ट वाले फोटोन से कम एनर्जी वाले फोटोन भी एमिट कर रहे हैं लेकिन उनकी तादाद कम है। तो ये इसकी डिस्ट्रीब्यूशन है, ये इसकी एमिशन है, ये वो रेंज है जिसमें ये फोटॉन्स एमिट करता है। ये दोनों जो है कंटिन्यूस स्पेक्ट्रम बना रहे हैं वेवलेंथ्स का, लेकिन एक चूंकि टेम्परेचर के लिहाज से ज्यादा बड़ा गर्म है तो वो एनर्जी के ज्यादा बड़े फोटॉन्स एमिट करता है। अच्छा, अब अगर ये कप ऑफ कॉफी की जगह यहाँ पर हम कोई सुपर हीटेड कोई चीज ऐसी रख देते जो फर्ज करें 150 डिग्री सेंटीग्रेड पर होती, तो वो जो फोटॉन्स निकालती, उससे जो फोटॉन्स निकलकर सराउंडिंग में फैलते वो जरा ज्यादा एनर्जेटिक होते, उनकी वेवलेंथ ज्यादा छोटी होती, और उनकी फ्रीक्वेंसी ज्यादा लंबी होती, बड़ी होती, और वो एनर्जी के बड़े बड़े फोटोन एमिट कर रहा होता। मुमकिन है वो 0.1 इलेक्ट्रॉन वोल्ट का फोटोन ज्यादा एमिट कर रहा होता, और उससे हाई एनर्जी वाले कम, और उससे लो एनर्जी वाले भी कम, और एक फोटोन एक खास वेवलेंथ पर उसकी पीक होती, बाकी यूं इस तरह से। और इसको अगर गर्म करें और गर्म करें किसी चीज को, तो वो विजिबल लाइट में एंटर होना शुरू होती है।
अब ये चीज देखें कि विजिबल लाइट का एक इधर वाला एंड रेड है, ये रेड एंड है। मैं दोबारा इसको बना देता हूँ। सर जी जी मैं सुन रहा हूँ। सर आपने जो ऊपर हीटर की एग्जांपल दी, तो इसमें ये कांस्टेंट टेम्परेचर नहीं देगा हमें, मतलब कांस्टेंट मतलब डिक्रीजिंग वेवलेंथ और इंक्रीजिंग फ्रीक्वेंसी के साथ। टेम्परेचर आप कांस्टेंट है दोबारा लेकिन बताएं, आपने क्वेश्चन क्या पूछा? डिफरेंट है। सर मैं ये कह रहा हूँ, आपने कहा कि ये जो हीटिंग ऑब्जेक्ट है, जो हमने कहा कांस्टेंट है, तो इसका ये फिर कांस्टेंट नहीं होगा, बेल कर्व इसका तो नहीं बनेगा, इसका तो विद इंक्रीजिंग ग्रेडियंट बनेगा बनेगा। उसका बेल कर्व, लेकिन उस कर्व पे किसी एक जगह पीक होगी। जिस तरह मैंने कहा ना कि गरीब आदमी भी जो है वो बड़े नोट गरीब आदमी भी खर्च करता है, लेकिन जी उसकी जो उसके जितने भी सौदे हैं उनकी एक एवरेज वैल्यू जो है वो लोअर लेवल पर बनती है। सर मेरा और एक सवाल अमीर है हाँ जी, एक मिनट ठहरो, मुझे सर। पहले उसका जवाब दे हाँ देने वो दो। आपको कर दे। अच्छा देखें, क्या नाम है, अब्दुल्ला, आपको ये बात समझ आई कि गरीब आदमी मुख्तलिफ 10 रुपए की चीजें भी लेता है, 20 रुपए की भी, 30 रुपए की भी, 40 की भी, 50 की भी, 100 की भी। वो कभी 100 रुपया भी खर्च करता है, वो कभी 1000 रुपया भी खर्च करेगा। लेकिन ये होता है कि उसकी ज्यादातर जो उसकी ट्रांजैक्शन है वो एक खास पर्टिकुलर एक एवरेज वैल्यू है उसकी, कि उसकी ज्यादातर ट्रांजैक्शन 35 रुपए की हैं या 40 रुपए की हैं या 50 रुपए की हैं, उस पर उसकी पीक बनती है। वो एक ही वैल्यू के सौदे नहीं कर सकता। इसी तरह से अमीर आदमी की जो आपने मैंने भी बताया कि उसकी ट्रांजैक्शन जो है वो ज्यादा, उसकी एवरेज वैल्यू बड़ी होगी, वो 300 रुपए के सौदे ज्यादा करेगा। इसी तरीके से और रिच आदमी होगा तो उसका ये ग्राफ और ऊपर की तरफ आगे की तरफ गया हुआ होगा। बिल्कुल इसी तरह से बेटा जो भी कोई ऑब्जेक्ट होता है ना, मतलब आपके आगे पीछे कोई चीज पड़ी हुई है, उससे इंफ्रारेड रेडिएशंस निकल रही हैं, और वो एक सिंगल वेवलेंथ की इंफ्रारेड रेडिएशंस एमिट नहीं करता। ये बात याद रखें। एक सिंगल वेवलेंथ की, एक सिंगल फ्रीक्वेंसी की और एक सिंगल वेवलेंथ की वेवलेंथ एमिट नहीं करता, वो एक रेंज ऑफ वेवलेंथ एमिट करता है। ये अलग बात है कि उस रेंज में कहीं ना कहीं उसकी एक पीक जरूर होती है। ये बात समझ में आई आपको कि नहीं? हेलो जी सर, आ गई समझ में। अच्छा, अब जोहेब आप पूछें, आपने क्या क्वेश्चन पूछना है? सर मुझे यही था कि यार अगर इसका टेम्परेचर कांस्टेंट रह रहा है तो इसकी फ्रीक्वेंसीज ऑफ जो इमिटेड इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेडिएशन है जो इमिट हो रही है, उसकी फ्रीक्वेंसीज और उसकी जो एनर्जी है वो क्यों चेंज हो रही है अगर टेम्परेचर कांस्टेंट है? तो नहीं, ये अगर ऐसा ही समझा जा सकता है कि गरीब आदमी है, उसकी इनकम तो ऐसी ही होती है लेकिन वो स्पेंड तो डिफरेंट अमाउंट्स करता रहता है ना हर दिन। हाँ हाँ, इसका मतलब होता है कि वो चंक्स में, उस पे ना बात ये होती है कि इसमें वो जो बोहर एटॉमिक मॉडल है वो नहीं लग रहा, इसमें सिंपल ये बात लग रही है कि एक पर्टिकुलर मतलब उसके अंदर एटम्स वाइब्रेट कर रहे हैं, वो कभी कम फ्रीक्वेंसी का इंफ्रारेड एमिट करते हैं, कभी ज्यादा फ्रीक्वेंसी का इंफ्रारेड एमिट करते हैं, मगर एक खास वेवलेंथ जरा ज्यादा एमिट होती है। इसको ना छोटा सा मैं आपको एक बात बताता हूँ बड़े मजे की। ये देखें, ये आपके पास दोबारा मैं वही इंफ्रारेड रेडिएशंस को दिखा रहा हूँ। मैंने ये पूरा रीजन जो है ना, ये इंफ्रारेड रेडिएशन, ठीक है ना, और यहां से रेड एंड शुरू हो रहा है, यहां से रेड एंड शुरू हो रहा है, और ये जनाब आपके पास फिर ये विजिबल लाइट शुरू हो जाती है, और ये उसका ब्लूइश एंड है। आपको पता है विजिबल रीजन बड़ा नैरो सा रीजन है, हम उसको जूम इन करके बड़ा सा करके दिखाते हैं बीच में, ये विजिबल रीजन है। और फिर उसके बाद आगे आपको पता है अल्ट्रा वायलेट शुरू हो जाती है। हमारी आय जो है वो ना अल्ट्रा वायलेट को देख सकती है ना इंफ्रारेड। ये बात तय है कि इंफ्रारेड की निस्बत विजिबल लाइट के जो फोटॉन्स हैं वो एनर्जी के बड़े पैकेट्स, और क्या कहते हैं जो ब्लू, एक बात याद रखें, ब्लू जो है ना वो और बड़े पैकेट्स, और याद रखें ब्लू स्टार रेड स्टार से हमेशा हॉटर होगा। ये याद रखें, ब्लू स्टार रेड स्टार से हमेशा हॉटर होगा, क्योंकि वो ज्यादा बड़े एनर्जी के पैकेट्स एमिट कर रहे हैं। और बेटा ये याद रखें कि जो फ्लेम का ब्लू हिस्सा होता है ना, वो रेड वाले हिस्से से ज्यादा वो वाला होता है, टेम्परेचर वाला होता है। अब सुनते जाएं, आपके पास एक लोहे का टुकड़ा है, आप उसे गर्म कर रहे हैं, फर्ज करें कि उसका फिलहाल टेम्परेचर, लेट अस सपोज फॉर अ व्हाइल, उस लोहे के टुकड़े का टेम्परेचर है 100 डिग्री सेंटीग्रेड। इस वक्त जो उससे फोटॉन्स एमिट हो रहे हैं ना, वो इंफ्रारेड रीजन्स में है।
यूं उसकी आप कह लें हिस्टोग्राम आप बना सकते हैं इस तरह से। एक पर्टिकुलर वेवलेंथ जरा ज्यादा है तादाद में, बाकी सराउंडिंग वेवलेंथ जरा तादाद में कम है, और ये कर्व बनता है। आपने उसको और गर्म किया, उसको फर्ज करें आप उसको ले गए हैं ना 800 डिग्री सेंटीग्रेड पर। 800 डिग्री सेंटीग्रेड पर वो जब गर्म होके पहुंचा तो वो 800 डिग्री सेंटीग्रेड पर ये उसका इस तरह से हिसाब किताब होगा कि वो जरा ज्यादा फ्रीक्वेंसी के फोटॉन्स और स्मॉलर वेवलेंथ के फोटॉन्स इमिट करेगा, और उसका कर्व इस तरह का होगा, ठीक है कि नहीं। और गर्म करेंगे ना उस लोहे को तो उसका ग्राफ ऐसे शिफ्ट होगा और वो आपको रेडिश नजर आएगा। क्या नजर आएगा? रेडिश के। अब वो रेड कलर के फोटॉन्स भी एमिट कर रहा है और उसकी पीक रेड पे बन रही है, वो आपको रेड नजर आएगी। जब आप उस लोहे को टुकड़े को और गर्म करेंगे, लेट्स से कि उसका टेम्परेचर आप उठा कर ले गए हैं 1500 डिग्री सेंटीग्रेड पर, बहुत गर्म कर दिया आपने उसको, अब वो सारे फोटॉन्स एमिट करेगा, येलो भी, ब्लू भी, ग्रीन भी, और इस तरह कलर्स फोटोन, और वाइट हो जाएगा। आपने देखा है बहुत जो गर्म लोहा होता है वो सुर्ख नहीं होता, वो फिर वाइट हो जाता है। अगर आपको यकीन ना आए तो मैं आपको भी प्रूफ दे देता हूँ। आप इस तरह से करें कि आप जो पाकिस्तान का कौमी तराना है ना, उसकी वीडियो देखें यूट्यूब पे। उस वीडियो कौमी तराना चलता रहता है, उसके बीच में एक सीन आता है जिसमें एक फर्नेस में से आयरन निकल रहा है। जब वो फर्नेस खुलती है ना, उसमें से जब मोल्टन आयरन बाहर आता है तो वो व्हाइट होता है कलर। फिर जो ही वो मोल्टन आयरन फर्नेस से बाहर आकर वो किसी शेप में कास्ट होना शुरू होता है, उसका टेम्परेचर कम होना शुरू होता है, उसका कलर बिल्कुल प्रॉपर रेड हो जाता है। इसका मतलब पहले वो वाइट होता है। तो ये अगर आप लोहे को और गर्म करेंगे तो वो वाइट हो जाएगा, और उसी लोहे को और गर्म करेंगे उसमें से आपको ब्लूइश शेड डोमिनेंट नजर आएगा, और फिर वो दोबारा डार्क हो जाएगा जब वो इन अल्ट्रा वायलेट के फोटॉन्स एमिट करेगा। तो यार आप लोगों को ये बात जो मैं समझाना चाह रहा हूँ वो समझ आ रही है कि नहीं आ रही? ठीक है आ गई सर समझ में। बेटा। इस सर पर तकरीबन आ हजूर गई। इसमें मुझे बताएं तकरीबन में, आप अपने मुंह से बोलें फिर मुझे अंदाजा होगा आप क्या सोच रहे हैं। हेलो। सर जो इंफ्रारेड फोटोन्स होते हैं ना, उनकी बेसिकली जो एनर्जी होती है वो कम होती है। ठीक है, हाँ बिल्कुल। और जब गर्म करते हैं आस्ता आस्ता वो बड़ी फ्रीक्वेंसी के और कम वेवलेंथ के फोटॉन्स एमिट करता है। कम वेवलेंथ के फोटॉन्स एमिट करता है तो वो गोया कि वो अब अपनी एनर्जी थ्रू आउट कर रहा है इन द फॉर्म ऑफ बिगर पैकेट्स। फर्ज करें मैं मिसाल देता हूं कि मैं अब्दुल्ला खान को 1 लाख रुपया दूं और कोई इसे एक दिन में खत्म करो, तो अब्दुल्ला खान जो है ना 500 किसी को देगा, 1000 किसी को देगा, 2000 किसी को देगा, और 1 लाख को स्पेंड कर देगा बड़े बिगर नोट्स में। लेकिन मैं फर्ज करें कि फहद को देता हूं सिर्फ 10,000 रुपया और कहता हूँ 10,000 फहद ये खत्म करो 10,000 रुपये महीने पूरे दिन में। तो फहद जो है वो 500-500 रुपये, 600-600 रुपये, 300-300 रुपयों की ट्रांजेक्शन करके शाम तक 10,000 रुपया खत्म करेगा। इसका मतलब है कि अ थिंग विच इज रिचर इन हीट, अ थिंग विच इज रिचर इन हीट इज डेफिनेटली गोइंग टू थ्रू आउट बिगर चंक्स ऑफ एनर्जी। ये बात समझ में आई है कि नहीं आपको? जी सर। वैसे सर यस सर, आ गई है। कोई ऐसा केस ऑब्जर्व हुआ है कि किसी आयरन को इतना हीट कर देंगे व्हाइट से ब्लू होना शुरू हो जाए? नॉर्मली आप फर्नेस उससे मेल्ट हुआ हुआ होता है उससे, वरना फिर वो बॉयल होना शुरू हो जाएगा, तो इसलिए उतनी नौबत नहीं आती। वैसे हजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की एक अच्छा सर। हदीस है, आपको मैं बताता हूँ। आपने फरमाया कि जहन्नम को गर्म किया गया तो वो काली थी, यानी इंफ्रारेड के फोटॉन्स थे, ब्लैक थी, ठीक है ना। आपने फरमाया कि उस जहन्नम को गर्म किया गया तो वो ब्लैक थी, जब उसे और गर्म किया गया तो वो रेड हो गई। तो इसका मतलब है कि रेडिश फोटॉन्स आ गए उसमें। फिर आपने फरमाया और गर्म किया गया तो व्हाइट हो गई। इसका मतलब है इलेक्ट्रोमैग्नेटिक स्पेक्ट्रम के सारे कलर्स इमिट होना शुरू हो गए। फिर आपने फरमाया और गर्म किया गया तो दोबारा ब्लैक हो गई। इसका मतलब है उसमें सारे अल्ट्रा वायलेट रीजन्स के फोटॉन्स आ गए, ठीक है कि नहीं। तो ये एक हदीस भी वीन इस जो मैं बात बताने की कोशिश कर रहा हूं इससे रिलेट हो रही है। अच्छा, अब आप लोग ये चीज देखो, अब आपको पता चल गया कि डिस्ट्रीब्यूशन पैटर्न इस तरह का होता है
और अगर इस तरफ को फ्रीक्वेंसी लें तो वो बढ़ता चला जाता है, एक तो उसकी पीक प्रोमिनेंट होती चली जाती है और वो यूं होता है। अब अगर यही ग्राफ इस तरह का बनाया जाए कि इस तरफ को वेवलेंथ ले ली जाए, उल्टा, अक्सर ही ग्राफ उल्टा बना हुआ होता है आपकी कोर्स बुक में, तो ज़ाहिर है बड़ी वेवलेंथ ये कोल्ड रीजन को करेगी, ये हॉट, ये वेरी हॉट और ये और हॉट, तो वो ग्राफ फिर यहां से इस तरह आएगा, यूं आएगा। तो आपके बुक के अंदर ज्यादातर ग्राफ सारे इस तरह के बने हुए होंगे कि सर आप, ये मैं इसलिए बता रहा हूँ ताकि आप ये कंफ्यूज ना होंगे, सर तो इस तरह पढ़ा रहे थे, बुक में इस तरह है। ये फर्ज करें 300 केल्विन का है, ये फर्ज करें 1000 केल्विन पर है, ये फर्ज करें 2000 केल्विन पर है, ये करें 3000 केल्विन पर। तो सिंपल सी बात है कि किसी भी जगह पर जो ये वाली मेन वेवलेंथ है, जो सेंट्रल वेवलेंथ है, ये वाली जो वेवलेंथ है, ये इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू टेम्परेचर। इसका मतलब है टेम्परेचर ज्यादा होगा तो वो फोटॉन्स इमिट होंगे जो एनर्जी के ज्यादा बड़े पैकेट्स, वो फोटॉन्स इमिट होंगे जो एनर्जी के क्या हैं, बड़े पैकेट्स, और जाहिर है कि उनकी फिर वेवलेंथ कम होगी। तो बेटा अब इसी चीज को लैम्डा इज इक्वल टू कांस्टेंट ओवर टेम्परेचर, इसको लैम्डा इज इक्वल टू कांस्टेंट आप रख लें 2.898 इंटू 10⁻³ ओवर टेम्परेचर। और ये जो लैम्डा है ना, इसको आप लैम्डा मैक्स कहें, वो वेवलेंथ जो सबसे ज्यादा एमिट हुई, वो वेवलेंथ जो सबसे ज्यादा एमिट हुई, जिस पे पीक, ग्राफ की पीक बनती है, तो इसको कहते हैं इंटू टी इज इक्वल टू 2.898 इंटू 10⁻³ ये कांस्टेंट है जो हमने कैलकुलेट किया 2.893, ठीक है कि नहीं है। और इसके यूनिट्स जो हैं वो जाहिर है वेवलेंथ को टेम्परेचर से मल्टीप्लाई करें तो मिली सर आपने केल्विन, 2.898 लिखा हुआ है। 2.898 इंटू 10⁻³ जी बिल्कुल, अच्छा ठीक है। 2.898 इंटू 10⁻³ और बेटा इसको कहते हैं वीन्स लॉ, वीन्स डिस्प्लेसमेंट, वीन्स लॉ, बेटा इसको कहते हैं वीन्स लॉ। एस्ट्रोफिजिक्स में इसका क्या बेनिफिट? सर अच्छा मेरी बात सर सुने, पहले एक बात सुन लें कि ये लॉ जो है ना प्लेनेट अर्थ पर उन्होंने निकाला था। प्लेनेट अर्थ पर इस लॉ को डिस्कवर इस तरह से किया था कि एक चारकोल लिया था ब्लैक बॉडी का। चारकोल आपको पता ना कार्बन से बनता है और सारा काला होता है। ब्लैक बॉडी जो होती है ना वो हमेशा बेस्ट एमिटर होती है। एक ब्लैक बॉडी थी, उसको उन्होंने पहले गर्म किया 600 केल्विन तक, और फिर उससे निकलने वाले जो फोटॉन्स थे उनको गौर से देखा, ठीक है कि नहीं। उस ब्लैक बॉडी से निकलने वाले फोटॉन्स को गौर से देखा, फिर उसी ब्लैक बॉडी को 700 केल्विन तक गर्म किया और उससे निकलने वाले फोटॉन्स की वेवलेंथ मेजर की, फिर उसी ब्लैक बॉडी को 800 तक मेजर किया और फिर उससे जो फोटॉन्स इमिट हुए उन्हें देखा। इस तरह कर करके उन्होंने प्रूव किया कि लैम्डा मैक्स जो वो मैक्सिमम में वेवलेंथ किसी एक टेम्परेचर पे इमिट करती है वो इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू टेम्परेचर होती है, और फिर उसी से ये कांस्टेंट मेजर हुआ। मगर इसको हम बेटा किसी भी स्टार पर अप्लाई कर सकते हैं। मिसाल के तौर पर फर्ज करें कि हम प्लेनेट अर्थ पे बैठे हुए हैं और दूर एक स्टार से लाइट आ रही है, हम उस लाइट को एनालाइज करेंगे और देखेंगे कि उस लाइट की डिस्ट्रीब्यूशन कैसी है। हम उसका एक ग्राफ बना लेंगे कि वो फला फला वेवलेंथ जरा ज्यादा एमिट कर रही है, उस लाइट में फला वेवलेंथ ज्यादा है। उस वेवलेंथ के जो वेवलेंथ ज्यादा है उसको हम इस वीन्स लॉ में पुट करके टेम्परेचर ऑफ स्टार मेजर कर लेंगे। इसका मतलब है कि हम प्लेनेट अर्थ पे बैठकर वीन्स लॉ की मदद से हर तरह का जो टेम्परेचर है ना उसको हम मेजर कर सकते हैं, ठीक है कि नहीं है। हम प्लेनेट अर्थ पे बैठकर हम हर तरह का जो कोई भी स्टार है जिसकी लाइट हम एक दफा आइसोलेट कर लें, हम उसको आराम से जो है ना वो मेजर कर सकते हैं। अब अगली बात आ जाए, मैं एक और बात पर आपसे बताता हूँ, वो है स्टीफन बोल्ट्जमैन लॉ, ठीक है नहीं। लॉ का नाम क्या है जी? स्टीफन बोल्ट्जमैन लॉ। अब टॉपिक का नाम है द स्टीफन बोल्ट्जमैन लॉ। सर मेरा एक सवाल है। जी जी मैं सुन रहा हूँ।
सर जब किसी एक स्पेसिफिक टेम्परेचर पे इतनी सारी मुख्तलिफ वेवलेंथ्स इमिट हो रही होती हैं तो फिर एक हाँ स्पेसिफिक फॉर्मूला कैसे बना टेम्परेचर और वेवलेंथ का? मैंने आपको बताया कि एक टेम्परेचर पर मैक्सिमम वेवलेंथ इमिट हो रही है, मगर वो जो हिस्टोग्राम उन वेवलेंथ का बन रहा है वो एक पर्टिकुलर वेवलेंथ के ऊपर पीक कर रहा है। एक पर्टिकुलर वेवलेंथ तादाद में ज्यादा इमिट हो रही है, एक बेल शेप जी सर। डिस्ट्रीब्यूशन बन रही है। अभी बताया नहीं मैंने आपको? हाँ, तो जी वो सर। जो सेंट्रल वेवलेंथ है जिसपे कर्व मैक्सिमम होता है उसको हम देख लेते हैं। उसका मतलब है हम अर्थ पे बैठकर हर स्टार की जो है ना हमने उसकी वेवलेंथ मैक्सिमम मेजर की और उससे टेम्परेचर मेजर कर लिया। मुझे बताएं यहां तक कोई इशू तो नहीं है? हेलो, नहीं सर। अब मैं अपनी गुफ्तगू को आगे ले जाता हूं। फर्ज करें ये कोई स्टार है, सिंपल सी बात है। इसकी बेटा लुमिनेसिटी पूछें क्या होती है? लुमिनेसिटी लाइट उसकी टोटल पावर है जो वो एमिट कर रहा है। टोटल पावर उसको वैसे पी से डिनोट करना चाहिए लेकिन हम एल से डिनोट करते हैं। मिसाल के तौर पर सन की लुमिनेसिटी ये है बेटा। सन की लुमिनेसिटी कितनी है? ये ऐसे ही नहीं मैं जीरो लगा रहा, सारे मैंने गिने हुए हैं। इतने वॉट्स सन की लुमिनेसिटी, इसका मतलब सूरज से इतने जूल्स एक सेकंड में निकलते हैं, इसे लुमिनेसिटी कहते हैं। अब सिंपल सी लॉजिक है, मुझे बताएं सन के इस वक्त सरफेस टेम्परेचर 5700 डिग्री सेंटीग्रेड है। बेटा कोई और स्टार है उसका टेम्परेचर फर्ज करें 7000 डिग्री सेंटीग्रेड है, तो मुझे बताएं किसकी पावर ज्यादा होगी, किसकी लुमिनेसिटी ज्यादा होगी? सर जी दूसरे स्टार की। जी बिल्कुल, इसका मतलब है कि लुमिनेसिटी इज प्रोपोर्शनल टू टेम्परेचर। लेकिन कितने टेम्परेचर? क्या टेम्परेचर का स्क्वायर, क्या टेम्परेचर का क्यूब, या क्या जब उन्होंने चेक किया तो पता चला, और वो उन्होंने ब्लैक बॉडी रेडिएशन से ही चेक किया, यानी इस चारकोल की बॉक्स को गर्म करके देखा और देखा कि कितना पावर एमिट करती है। उन्होंने देखा जी कि टोटल लुमिनेसिटी या टोटल पावर एमिटेड बाय अ स्टार इज प्रोपोर्शनल टू द टेम्परेचर 4, यानी उसकी टेम्परेचर के 4th पावर तक ले जाएं। यानी इसका मतलब है जितना एक का टेम्परेचर अगर डबल है तो वो 16 टाइम्स मोर पावर एमिट करेगा, और टेम्परेचर अगर ट्रिपल है तो 81 टाइम्स वो मोर ज्यादा पावर एमिट करेगा। समझ आ रही बात आपको? कि यानी एक T⁴, इसका मतलब है किसी का टेम्परेचर डबल हो जाए तो 2⁴ 16 होता है, तो 16 टाइम्स ज्यादा पावर एमिट होती है। और क्या कहते हैं, अगर उसका क्या नाम है, उसका क्या कहते हैं, जनाब उसका टेम्परेचर ट्रिपल किया जाए तो 81 टाइम्स ज्यादा, क्योंकि 3⁴ आपको पता है 81 होता है, इतना ज्यादा वो एमिट होता है। अब एक और बात सुने, मजे की बात, वो पूछे वो क्या है? बेटा वो ये बात है कि अगर मैंने अभी बताया कि 7000 डिग्री सेंटीग्रेड वाला जो सन है वो आप कह रहे हैं 5700 वाले सन से ज्यादा पावर एमिट करेगा। अगर मैं कहूं कि यार इस स्टार का टेम्परेचर तो बेशक 7000 है मगर इसका साइज बड़ा छोटा है, इसका सरफेस एरिया बड़ा छोटा है, तो फिर आप क्या करेंगे? फिर आप कहेंगे क्वाइट पॉसिबल है कि सन, हमारा सन ज्यादा पावर एमिट कर रहा हो और ये 7000 डिग्री सेंटीग्रेड वाला स्टार कम पावर एमिट कर रहा हो, क्योंकि सरफेस एरिया जो कम हो गया ना उसका। क्या कम हो गया उसका? सरफेस एरिया सरफेस कम हो एरिया। गया। तो बेटा एक बड़ा स्टार हो, फर्ज करें ये देखेंगे शीट है ये शीट आपने रखी हुई है 5000 डिग्री सेंटीग्रेड पर, और ये एक और शीट है, ये शीट भी आपने रखी हुई है 5000 डिग्री सेंटीग्रेड पर। तो बेटा इस शीट से कम पावर रेडिएट आउट होगी, क्यों? क्योंकि इसका एरिया जो कम है। और इस शीट से ज्यादा पावर रेडिएट आउट होगी, क्यों? क्योंकि इसका एरिया ज्यादा है। इसका मतलब यह है कि टेम्परेचर वाकई फर्क डालता है, लेकिन स्टार के साइज पे भी डिपेंड करता है। अगर स्टार ही छोटे साइज का हो, स्टार ही बहुत छोटे साइज का हो, तो बेटा उसका फिर इसका मतलब उसके एरिया पे भी डिपेंड करती है उसकी लुमिनेसिटी। अगर ये छोटे साइज का स्टार हो तो फिर वो नहीं, उस पर नहीं आप उसकी पावर ज्यादा नहीं होगी। तो लुमिनेसिटी जो है
वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द एरिया ऑफ द स्टार और उसके टेम्परेचर पर। और इसको उसका कांस्टेंट कैसे मेजर किया, बीच में जो कांस्टेंट आता है इस फार्मूले के, मैंने आपको बताया ये सारे एक्सपेरिमेंट्स चारकोल के उस पे किए गए थे, क्यूब पे या चारकोल का एक सफियर बना के किए गए थे। वही जो चारकोल का बॉक्स है इसी को आप सफियर की शक्ल दे दें और इसको गर्म करें डिफरेंट टेम्परेचर्स पर, और फिर देखें ये किस तरह से पावर्स एमिट, अपनी एनर्जी एमिट करता है इन द फॉर्म ऑफ इंफ्रारेड रेडिएशंस चारों तरफ। तो वो एक्सपेरिमेंट्स करके देखा, उन्होंने देखा कि जो उसका एरिया आता था, जो कांस्टेंट आता है उसका, वो जनाब आया 5.67 इंटू 10⁻⁸ AT⁴, और इसको आप सिग्मा से डिनोट कर लें। बेटा इस लॉ को कहते हैं स्टीफन बोल्ट्जमैन लॉ। क्या कहते हैं इसको? स्टीफन बोल्ट्जमैन लॉ। आप अच्छा देखिए ऊपर टॉपिक, देखिए क्या लिखा हुआ है बेटा, इस वीडियो के ऊपर टॉपिक क्या लिखा हुआ है? कोई पढ़ सकता है स्क्रीन के ऊपर क्या लिखा हुआ है? सर स्टेलर रेडिया। स्टेलर रेडिया। स्टेलर रेडिया का मतलब क्या होता है? स्टार्स का रेडियस। आपके सर 41 मिनट्स हो गए आपके लेक्चर को, अभी तक आपने ये नहीं बताया कि किसी स्टार का रेडियस कैसे मेजर किया जाता है। टॉपिक आपने स्टेलर रेडियस, जो सिलेबस में जिस तरह लिखा हुआ है उसी तरह मैंने लिख दिया इसको। स्टेलर रेडियाई कैसे मेजर होता है? तो बेटा स्टेलर रेडियाई इस तरह मेजर होता है कि किसी भी स्टार के से आने वाली लाइट को एनालाइज किया जाता है और देखा जाता है कि कौन सी वेवलेंथ उसमें मैक्सिमम है। फिर वीन्स लॉ से, इसको वीन्स लॉ भी कहते हैं, वीन्स डिस्प्लेसमेंट लॉ भी कहते हैं, वो जो मैंने अभी लिखवाया ऊपर ये वाला लॉ, इस लॉ की मदद से उस स्टार का टेम्परेचर निकाल लेते हैं। ठीक है कि नहीं? स्टेलर का टेम्परेचर निकाल लिए, उसके बाद उसकी लुमिनेसिटी मेजर करते हैं। बेटा उसकी जो लुमिनेसिटी मेजर करने का तरीका है वो अगले लेक्चर में आएगा। लुमिनेसिटी जब मेजर हो जाती है तो फिर कांस्टेंट्स पता है। 4 पाई सरफेस एरिया ऑफ द स्टार क्या है आपको पता है? 4 पाई r² है सरफेस एरिया ऑफ द स्टार। तो फिर बेटा लुमिनेसिटी किस तरह मेजर होती है? लुमिनेसिटी मेजर करने का लेक्चर जो है वो अगले लेक्चर में, अगले टॉपिक में। लुमिनेसिटी को किसी तरीके से मेजर किया जाता है। जब लुमिनेसिटी को मेजर कर लिया जाएगा उसको हम उस मेथड, तो फिर हम आराम से रेडियस कैलकुलेट कर सकते हैं। जी बेटा, और लुमिनेसिटी मेजर करने का तरीका मैं अगले लेक्चर में पढ़ाऊंगा। जी बेटा, जी जी मैं ये सुन रहा आपने जो स्टेफान बोल्ट्जमैन लॉ की जो इक्वेशन लिखी है, इसमें एरिया जो है ये सरफेस एरिया है। हूं। जी बिल्कुल, ये एरिया ज़ाहिर है सरफेस एरिया, ये एरिया सरफेस एरिया। खाने का मैं को क्या करूं? वो कौन सा एरिया है? सरफेस एरिया बेटा। जी ठीक है, यहां पर बेटा हम अपनी गुफ्तगू को खत्म करें।